हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में अगर आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि आपका जो AC हिंदी का सिलेबस है वो पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर सेम होने वाला है। तो आप सभी बच्चों के लिए हमने 3 लेक्चर बेसिकली अपलोड कर दिया था, जिसमें आप सभी बच्चों को जो आपका ग्रामर सेक्शन था, जिसमें समास, पर्यायवाची शब्द, पल्लवन, संक्षेपण, ये सब टॉपिक हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। आज का ये वीडियो रहेगा, इसमें जो आपका टॉपिक है संप्रेषण के बारे में, कम्युनिकेशन हम लोग जो पढ़ते हैं उसको पूरा कंप्लीट बताया जाएगा, जहां से पेपर में एग्जैक्ट 15 नंबर का एक सवाल पकड़ाएगा, एकदम याद रखिएगा। अगले से 15 नंबर का है, कहीं 3 बड़े सवाल आएगा आपका पेपर में 45 नंबर का, 15 तो ये 45, 5 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप लोग एग्जाम में आराम से 45 प्लस स्कोर करके आइएगा, अगर आप हमारे सारे के सारे जितने वीडियोस इस चैनल पर बने हुए AC हिंदी के अगर वो देख लेते हैं तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। इसको क्लिक करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता भाई, आप बस जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन सभी बच्चों का भी, आपके दोस्त मित्रों का भी 45 प्लस मार्क्स एग्जाम में आप लोग आराम से लेकर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, और आप सही बच्चे जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सएप में इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, पहला ही सवाल पेपर में पूछ सकता है आपसे, संप्रेषण, संप्रेषण की परिभाषा दीजिए। या तो आपको बोला जाएगा संप्रेषण की व्याख्या करिए, और इसके जो प्रकार होते हैं यानी इसके जो टाइप्स होते हैं उनका आपको वर्णन करना पड़ेगा साथ में, और ये कम से कम 15 नंबर का आपको सवाल देखने को मिल सकता है, या फिर अगर बोला जाए तो 10 नंबर का मिनिमम सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। पहले जान लीजिए संप्रेषण होता क्या है। तो संप्रेषण मतलब होता है, हम लोग इंग्लिश में जिसे लैंग्वेज कहा जाए तो भाई इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ये होता है अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक लोग से अनेकों लोग, 2 लोग, 4 लोग, जितने भी लोग पहुंचाने का होता है हमारे पास, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी कि संप्रेषण कहलाया जाता है। ठीक है, तो संप्रेषण का सामान्य अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु, विचार को भेजना, यानी किसी वस्तु के सारे आप भेज सकते हैं, या फिर सबसे जरूरी हमारे पास अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, हमारे पास संप्रेषण कहलाता है। किंतु इसके विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत वे समस्त भाव तथा विचार सम्मिलित किए जाते हैं, जिन्हें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यानी इसके अंतर्गत हमारे जो भी मन के भाव रहेंगे या जो भी विचारधारा रहेगी वो सभी के सभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे जो भाव विचार है का आदान प्रदान होता है, यही संप्रेषण कहलाता है। सम मतलब क्या होता है, सम्यक प्रकारेण, और इसे प्रेषण मतलब होता है प्रेषित करना। तो इस प्रकार इसका जो सामान्य और विशिष्ट रूप से जो अर्थ निकलता है वो इस प्रकार हो सकता है कि विशिष्ट विचार, कोई खास विचारों को विशिष्ट विधि से, खास तरीके से एक विशिष्ट स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास संप्रेषण कहलाती है। तो आशा करूंगा कि सबसे पहले आप सभी बच्चों को संप्रेषण क्लियर हो गया होगा कि संप्रेषण क्या होता है। अगला आपको बोला हुआ है यहाँ पर PDF के अकॉर्डिंग कि इस प्रक्रिया में जब कोई भी व्यक्ति अन्य किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है, यानी किसी प्रकार का, यानी संबंध मतलब दोस्त के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है या फिर कोई जानकारी के थ्रू, तथा विचारों का आदान प्रदान करता है, तो ये प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया संचार कहलाती है। किंतु एक ही व्यक्ति यदि अधिक से अधिक, यानी कहा जाए अगर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं तो क्या मैं अगर पर्सनल किसी ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो हो सकता है 50 बच्चे, 60 बच्चे, लेकिन एक बड़े लेवल तक बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, 1000, 2000, 3000 बच्चे आप लोग जुड़ सकते हैं मुझसे। तो इस प्रकार का जो कह सकते हैं संचार कहलाता है वो जन संचार कहलाता है, यानी मास कम्युनिकेशन जिसे हम लोग इंग्लिश में जानते हैं। तो यदि अधिक से अधिक जनसंपर्क में आने के लिए विचारों को प्रेषित करना हो तो यह प्रक्रिया संचार की अपेक्षा क्या कहलाती है, जनसंचार, यानी कि मास कम्युनिकेशन कहलाया जाएगा बड़े पैमाने पर। इनमें बहुत से व्यक्तियों को समूह होने से व्यापक और जो कह सकते हैं प्रक्रिया जो रहती है वो विस्तृत हो जाती है। एक आम व्यक्ति या एक व्यक्ति जो है आम जनता से संपर्क स्थापित करने में प्रत्यक्ष रूप से सफल हो नहीं हो सकता, अतः वो दूरदर्शन का इस्तेमाल कर सकता है, रेडियो का इस्तेमाल कर सकता है, टेलीविजन का इस्तेमाल कर सकता है, के माध्यम से अपने जो संप्रेषण या अपने जो विचारधारा है वो एक प्रकार से दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है। अतः रेडियो तथा जो कह सकते हैं दूरदर्शन जनसंचार का जो सर्वोत्तम उदाहरण हमारे पास यहाँ बताया गया है। अब देखिए, संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं उनमें कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास, जिसके थ्रू पहला होता है अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक हो जाएगा, एक अनौपचारिक, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। तो हमारे पास इनफॉर्मल में यानी अनौपचारिक में क्या आ जाएगा, जब एक समूह के किसी से भी बात करने की आजादी हो, यानी अगर बात किया जाए आपको कोई भी बात करने का रोक टोक नहीं, भाई आप आराम से बात कर सकते हो, इस प्रकार की जो संप्रेषण कहलाता है वो हमें ग्रेपवाइन संप्रेषण कहलाता है। हिंदी में कहा जाए
तो ये अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। इसमें सभी आजाद होते हैं और किसी से ही बात करते हैं। जैसे जब आपके स्कूल में छुट्टी होता है तो आप क्या करते हैं, सभी बच्चे आजाद होते हैं, वो किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा संप्रेषण होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है, यानी कि इनफॉर्मल। लेकिन जब फॉर्मल होता है, जब आप अपने से ही कह सकते हैं, जो आपसे उच्च पद पर लोग हैं या अधिकारी साहब किसी बात कर रहे हैं, तो आपको वहां पर अपने कथन का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस कथन से बोल रहे हैं, वहां पर समझना पड़ता है। तो जब बात करने का तरीका एक विधिवत होता है और वैज्ञानिक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण काम करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही सुलझा हुआ रहता है और सभी अपने कामों पर क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसमें लोग ज्यादा ध्यान देंगे, अपने कामों में बिजी रहेंगे। अतः किसी ऑफिस में जब कोई दूसरा जूनियर व्यक्ति अपने सीनियर से बात करता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जूनियर जब सीनियर से बात करेगा तो इस प्रकार जो संप्रेषण जो है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। अगला हमारे पास है एक तरफा या फिर वन वे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो एक तरफा मतलब हमारे पास होगा जब संदेश क्या होता है, एक ही तरफ से प्राप्त होता है और वो एकल या फिर एकल वन वे संप्रेषण के नाम से जानता है। यानी अगर संदेश हमें एक ही तरफ से मिलेगा तो क्या कहलाएगा, हमारे पास एकल संप्रेषण हम जानता है। इसमें भेजने वाले संदेश भेज देते हैं और प्राप्तकर्ता उसे क्या करता है, जो रिसीवर रहता है उसे ग्रहण कर लेता है। जैसे कक्षा में अध्यापक ने क्या किया, बच्चों को बताया कि इसको टॉपिक के बारे में बताया, तो बच्चे खड़े हो गए और वहां जो सुनने लगे बच्चे, इस प्रकार क्या हुआ, बच्चों ने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इस प्रकार का जो संप्रेषण कहलाता है वो वन वे संप्रेषण या फिर एक तरफा कहलाता है। फिर द्वितरफा, यानी जब हमारे पास क्या होंगे, अध्यापक जब बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चा जब प्रश्न पूछता है, टॉपिक पढ़ाया टीचर ने, बच्चे ने कुछ सवाल पूछा, तो इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है वो द्वितरफा या टू वे कहलाता है। अगला होता है हमारे पास अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण। जब व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है, तो उसे जब अपनी इच्छा के बारे में सोचेगा उसे क्या कहेंगे, अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है उसे अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कहा जाता है। जैसे परीक्षा कक्ष में जाने से पहले विद्यार्थी अपने बारे में सोचता है, तो इस प्रकार संप्रेषण जो कहलाता है वो कहलाता है हमारे पास है अंतर व्यक्तिगत। और एक हमारे पास है अंतर व्यक्तिगत। ये क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जो व्यक्तियों की भी बातचीत होती है, अर्थात जब हम अपने दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं कि तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस प्रकार जो संप्रेषण कहलाता है वो हमारे पास अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण हम जानते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता, ठीक है, ये दोनों दूसरे के बारे में बताते हैं, अतः ये दोनों के जो बातचीत होता है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण में काउंट होगा। अगला हमारे पास है शाब्दिक संप्रेषण, यानी जब हम लोग शब्दों का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं तो शाब्दिक संप्रेषण के में सदैव जो होता है वो भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण तब होता है जब जो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों को प्रस्तुत करता है, यानी मुंह से बोलकर अपने शब्दों को प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो कैसे संप्रेषण होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, शाब्दिक संप्रेषण। फिर अशाब्दिक हमारे पास, यानी जब हम लोग शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब हम इशारों और कूट भाषाओं यानी शॉर्टकट भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो इस प्रकार जो हमारे पास संप्रेषण होता है वो क्या कहलाता है, अशाब्दिक संप्रेषण नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है बोलना सुनना, यानी क्या हो जाएगा, स्पीकिंग और लिसनिंग। इस प्रकार के संपर्क में अंतर प्रक्रिया जो होती है वो आमने सामने होती है। जैसे शिक्षक के सामने बैठ के छात्र रहते हैं, हमारे पास अनेक ऐसे अवसर भी आते हैं जब विचारों तथा भावनाओं के संप्रेषण में साझेदारी होती है। शिक्षक अपनी आंखों से क्या करते हैं, कक्षा का नियंत्रण करते हैं, अपने हाव भाव से संप्रेषण को क्या करते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। भावनाओं का यहाँ पर क्या होता है, संप्रेषण जो होता है वह अशाब्दिक अंतर प्रक्रिया में ही होता है और कभी कभी इन अनुभूतियों को व्यक्त करता है। छात्र सुनने की क्रिया में उनकी जो श्रव्य इंद्रिय तथा मानसिक क्रिया को वो हमेशा सक्रिय रखता है और तभी कैसे संप्रेषण जो होता है वो सार्थक बन पाता है, वरना वो नहीं बनेगा। बोलने में विचार होते हैं और जो कैसे प्रत्येक व्यक्ति उनकी सार्थकता रहती है, हमारे अभिव्यक्ति रहती है। सुनने में अभिव्यक्ति पहले जिस शब्दों का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक पक्ष होता है। तो ये वाला पॉइंट लिखना चाहे तो लिख लीजिए 9 नंबर पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 10 में कि लिखना पढ़ना, यानी हमारे पास यह संप्रेषण प्रभाव बोलने सुनने के यहाँ पर समान होता है। इसमें अंतर प्रक्रिया जो होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो लेखक होते हैं और पाठक होते हैं उनके बीच में होती है। भाषा के संकेतों एवं चिन्हों से पाठक को अनुभव यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं और भाषा के माध्यम से विचारों तथा भावनाओं को समझा जाता है। पाठक पहले भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है और उन्हें विचारों तथा भावों का वो समझता है। भाषा विचारों एवं भावनाओं के कारण यह संप्रेषण का ही माध्यम होता है। इसमें ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है हमारे पास। अगला पॉइंट है हमारे पास है दृश्य निरीक्षण, यानी कि विजुअलाइजिंग ऑब्जर्विंग। यहाँ पर हमारे पास एक निरीक्षक जो होता है, इन्वेस्टिगेटर या ऑब्जर्वर जो रहता है, भौतिक रूप से उत्पादक से अलग होता है, परंतु उसमें के जो विचार दर्शाया जाता है और उसका जो होता है संप्रेषण होता है, यानी मैसेज पहुंचता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति। दूरदर्शन तथा फिल्म इसी प्रकार का संप्रेषण का हमारे उदाहरण है, जिसे नाटकीय विधि द्वारा ही विचारों एवं जो भावनाएं हमारी उनको क्या कहते हैं, संप्रेषित किया जाता है।
हाव भाव में जो कह सकते हैं व्यक्ति है, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो प्रभावशाली ढंग से की जाती है। इसमें भावात्मक पक्ष जो होता है अधिक होता है, और संप्रेषण की जो कह सकते हैं मुख्य जो सहायक प्रणाली बेसिकली उसमें ये कहलाती है हमारे पास। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखिएगा, छोड़ के मत आइएगा। अगला हमारे पास है संप्रेषण के देखिए जो रूप। अभी हमने संप्रेषण प्रकार पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रेषण में जो रूप होते हैं। तो एक होता है हमारे पास क्या, मौखिक होगा, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं संप्रेषण, यानी कि जब हम लोग अपने बात विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बोलकर प्रकट करते हैं, तो इस प्रकार का जो संप्रेषण कहलाता है बच्चों, वो क्या कहलाता है हमारे पास, मौखिक संप्रेषण कहलाता है। यानी अगर मैं आपसे बच्चों जुड़ा हुआ हूं तो मौखिक रूप से जुड़ा हुआ है, अगर आप मुझसे सिर्फ सुन रहे हैं तो वो हमारे पास क्या मौखिक होगा, लेकिन मैं अगर लिख के कोई चीज को बता रहा हूं तो वो हमारे पास लिखित हो जाएगा, इशारे थ्रू बताऊंगा तो सांकेतिक हो सकता है हमारे पास। तो इस प्रकार तमाम फॉर्म बन सकते हैं हमारे पास किसके, इन संप्रेषण के निम्नलिखित रूप बन सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। फिर आंगिक संप्रेषण क्या होता है, मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात कंपनी नहीं करता, वह अपने अंग, हाथ, नाक, कान, इन तरीके से क्या कर सकता है, अपने संप्रेषण यानी अपने संदेश को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार का जो संप्रेषण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आंगिक या फिर जो अमौखिक संप्रेषण नाम से जाना जाएगा। अगला बोला हुआ यहाँ पर कि आंगिक संप्रेषण की शुरुआत जो हुई थी आपकी वेशभूषा और यहाँ पर व्यक्तित्व हुई थी। आप जैसे किसी आधिकारिक कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपकी जो वेशभूषा और कैसे व्यक्तित्व रहता है, आपके बारे में धारणा बना लेते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार हो सकता है, आपने उसके सामने कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, और किस प्रकार का असर पड़ता है कि हाँ किस प्रकार व्यक्ति है। आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे जो सशक्त माध्यम है उसमें काउंट होता है। जब व्यक्ति प्रश्न होता है तो उसकी आंखों में हंसी रहती है, और जब व्यक्ति दुख में रहता है तो उसकी आंखों में क्या रहता है, अप्रसन्नता या फिर कह सकते हैं निराशा का भाव रहता है। परंतु दूसरे तब ये क्या करते हैं, संपर्कों को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं हमारे पास। फिर लिखित संप्रेषण, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, विचारों को अपने जो संचार के थ्रू क्या करें, लिख के रूप के किसी के पास प्रकट करेंगे, तो इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, लिखित संप्रेषण कहलाता है। यानी अगर आपको अपनी बातें विचारों को अगर लिख के प्रकट करना है तो लिख के प्रकट करिएगा, और इस प्रकार जो हमारे संप्रेषण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लिखित संप्रेषण के अंतर्गत काउंट होता है। तो ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग जरूर से जरूर। अगला हमारे पास है जो संचार माध्यम में। संचार माध्यम मतलब ये हो गया हमारे पास, देखिए कम्युनिकेशन के क्या क्या मीडियम्स है हमारे पास। तो आजकल हम लोग जान रहे हैं कि संचार जो है हमारे पास माध्यम जो है संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, हमारे पास समाचार पत्र हो गए, होल्डिंग्स हो गए, बड़े बड़े पैम्पलेट्स हो गए, इंटरनेट हो गया आदि जो है हमारे पास है। इंटरनेट जो माध्यम है या जनसंचार के माध्यम है अपनी कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास माध्यमगत विशिष्टता के अनुसार क्या होते हैं, कार्य करते हैं। जैसे बताया हुआ रेडियो आवाज के माध्यम से जन जन तक जो कह सकते हैं पंचर या पंचर नहीं होगा, पहले बात यहाँ संचार होगा, जन जन तक संचार का यहाँ संप्रेषण करते हैं। टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गए, यहाँ पर हमारे पास फिल्म हो गया, वीडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, जैसे जो हमारे पास दृश्य माध्यम के संप्रेषण क्या होता है, ये सशक्त माध्यम में काउंट होता है। तो इस प्रकार ये पॉइंट लिख दीजिएगा, संचार माध्यम। आशा करता हूँ अगला सवाल देखिए पेपर में क्या पूछा जा सकता है आपसे। अगला बताया हुआ है कि संप्रेषण प्रक्रिया की पूर्णता एवं संप्रेषण की संरचना की हमने क्या किया, उसकी प्रक्रिया और संरचना की इस प्रकार व्याख्या की है जो संक्षिप्त रूप से आपको बताया यहाँ पर। पहला है संप्रेषणकर्ता को चाहिए कि वो संप्रेषण के अनुकूल वातावरण का यहाँ पर क्या करे, वातावरण निर्माण करे, जिससे संप्रेषण का भाव यहाँ पर जनमत पर पड़ सके, लोगों पर पड़ सके। संप्रेषण जो होता है वो द्विमुखी प्रक्रिया होती है, जिसमें कहने वाला यानी प्रसारक और जो सुनने वाला श्रोता के बीच में क्या होती है, अनुक्रिया होती है हमारे पास है। फिर बताया हुआ संप्रेषण करते समय व्यक्तित्व या कह सकते हैं वह इसे याद ध्यान रखना चाहिए कि संप्रेषण का विषय जो है जनता से सांस्कृतिक मूल्यों एवं जो सांस्कृतिक आदर्श है उनके अनुकूल होना चाहिए, हमारे पास बताया हुआ कंडीशन। चौथा कंडीशन है हमारे पास है कि संप्रेषण के स्तर पर या कहा जाए इसके लेवल पर इसकी जो सफलता होती है ये निर्भर करती है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास संप्रेषणकर्ता या प्रसारक के लिए आवश्यकता यह है कि वो संप्रेषण करने के पूर्व जो भली भांति प्रसारक है या आप कह सकते हैं जो प्रसारक हो गया हमारे पास विषय का आयोजन करते हैं, जिससे कि क्या होता है किसी भी प्रकार का संदेश है या फिर जो कैसे श्रोता है उनके पास ये उत्पन्न ना हो, कैसे जो दुविधा उत्पन्न रहती है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट बताया हुआ है कि संप्रेषण सफलता के लिए आवश्यक है कि उसमें जो भी संबंधित सभी विषयों को व्यवस्था जो सुचारू रूप से की जाए। फिर प्रत्येक व्यक्ति जो है संप्रेषण को अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार क्या कर ग्रहण करता है, और श्रोता जो है सहभागिता संप्रेषण को अधिक सफल बनाते हैं। फिर संप्रेषण सफलता के लिए उसका जो निरंतर मूल्यांकन करना आवश्यक है। फिर 10वां पॉइंट है संप्रेषण में ऐसी भावनाएं, वस्तुओं और विचारों उल्लेख किया जाता है कि जहां तक स्पष्ट हो सके जिसके संबंध में किसी प्रकार की जो भ्रांति है वो उत्पन्न होने की यहाँ पर संभावना ना घटे। तो ये बताया हुआ है। तो कुछ कंडीशन के साथ आप सभी बच्चों को संप्रेषण का जो कह सकते हैं विशेषता है वो यहाँ पर बतलाया गया। फिर संप्रेषण की देखिए उन्होंने पढ़ा कि उसका महत्व क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रेषण की देखिए विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है।
तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बोली, विशेषताएं बोली, भाई सब कुछ सेम है। तो परस्पर विचारों एवं भावनाओं का क्या होता है, इसमें आदान प्रदान होता है। फिर संप्रेषण से ही विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी भी होती है, और संप्रेषण के अंतर्निहित होती है कि दोनों पक्षों का इसमें विकास होगा, दोनों ही क्या होते हैं, पक्ष क्रियाशील होते हैं, ये हमें बताया हुआ है। विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहन किया जाता है, और इसमें आदान प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है हमारे पास है, उनको पृष्ठ पोषण दिया जाता है। संप्रेषण की में अनुभवों की क्या होती है, साझेदारी होती है, और संप्रेषण की प्रक्रिया में द्विमार्गीय मार्ग होता है, इसमें पुरुषों में इसमें पृष्ठ पोषण एवं अंतःक्रिया निहित होती है। फिर 8वां पॉइंट लिख लीजिएगा हमारे पास कि संप्रेषण की प्रक्रिया से शुद्ध अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। और 9वां पॉइंट है संप्रेषण की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की क्रियाशील रखने का कार्य किया जाता है। फिर 10वां पॉइंट है शिक्षण, यहाँ पर हमारे पास की प्रक्रिया में जो होती है वो संप्रेषण महत्वपूर्ण घटक है। फिर कक्षागत जो हमारे पास बताया हुआ है कि अंतर प्रक्रिया संप्रेषण की जाती है, और संप्रेषण में जो भाग कौशल की भूमिका यहाँ पर बहुत ज्यादा बताई जाती है। ठीक है, अब हमारे पे देखिए, हमने इस सवाल के पहले टॉपिक को पढ़ लिया कि संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती है। इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग कि संप्रेषण की जो अवधारणा होती है उसके बारे में बताइए। तो ये हमारे पास अवधारणा लिखा हुआ है, तो चलिए क्या है अवधारणा, पढ़ते हैं हम लोग। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसे अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण, यानी अगर आपको भी अपने विचार एक व्यक्ति से पहुंचाना है तो भाई आपको संप्रेषण की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे शब्दों में संप्रेषण मनुष्य के लिए एक अनिवार्य अंग है, या अनिवार्य आवश्यकता है, और इसके सामाजिक जीवन का आधार जो यही है हमारे पास। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्यों को एक दूसरे से संवाद करना, स्थापित करना पड़ता है, इसलिए संप्रेषण द्वारा ही मानव क्या कर सकता है, समाज को संचालित प्रक्रिया जो है वो बना सकता है, वरना नहीं बनेगा। इसके अभाव में मानव समाज की जो कल्पना है वो नहीं की सकती, इसके बिना किसी प्रकार के समाज का जो निर्माण है वो नहीं हो सकता, ये भी कंडीशन है हमारे पास। फिर अगला बोला हुआ है कि संक्षेपण का जो प्रारंभ हुआ था वो मानव जीवन के आविर्भाव के साथ ही होता है, और जीवन प्रयत्न संप्रेषण का महत्व बना रहता है। संप्रेषण मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका जो महत्व है इससे भी पुराना है। पशु पक्षी आदि अपने आवश्यकता अनुसार संप्रेषण करते हैं, और उसी तरह मनुष्य भी इशारों और ध्वनि के माध्यम से संप्रेषण करना प्रारंभ करते हैं। आगे चलकर मनुष्यों ने भाषा और अभिव्यक्ति करने वाले संकेत चिन्हों को संप्रेषण का माध्यम बनाया। समय के साथ जैसे तकनीकी विकास होता चला, तो संप्रेषण की जो प्रेरणा है, या फिर कह सकते हैं प्रक्रिया है, उसमें परिवर्तन किया गया, और तरह तरह के हिसाब से आजकल हमें कम समय लगते बताया हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव सभ्यता एवं जो संप्रेषण है माध्यमों का विकास जो समांतर रूप से विकसित किया जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है, इस प्रकार मनुष्यों ने या फिर इस तरह मनुष्यों ने संप्रेषण की प्रक्रिया जो है अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण से प्रारंभ की जाए, जो समूह संप्रेषण से आगे बढ़ती है, और आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक जैसे माध्यम में संप्रेषण तक विकसित हो गई है। जीव जगत में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों शक्ति के द्वारा लिखकर या बोलकर दोनों रूप से या फिर सांकेतिक रूप से प्रकट करने की क्षमता रखता है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है कि आज संप्रेषण का महत्व के बारे में हमारे जीवन के जो भी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं शिक्षा जैसे आदि क्षेत्रों में बढ़ी है। तकनीकी शिक्षा ने इसके विकास को महत्व बढ़ा दिया है। ज्ञान, विज्ञान और सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने में संप्रेषण की बहुत ज्यादा उपयोगिता बढ़ी हुई है। साथ ही साथ इसके समक्ष अनेक चुनौतियां भी है। किस प्रकार हम लोग सूचना को सरल बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, और कम से कम समय में लोगों तक जन सुलभ पहुंचा सकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी राय रहती है। भोजन, पानी, मकान और कपड़े की तरफ संप्रेषण भी एक हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हो गया है। परिवार में लेकर जन राष्ट्र तक लेकर हमारे विश्व तक संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा ना ही समाज को टिक सकता, ना ही कोई राष्ट्र, ना ही कोई विश्व रह सकता है। तो ये हमारे पास संप्रेषण का हिंदी में नहीं लिखा हुआ, लिख लीजिएगा। और संप्रेषण किस प्रकार का, एक द्विमार्गीय हमारे पास प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति या जो हमारे पास व्यक्तियों द्वारा संदेश उसी अर्थ में पहुंचे जिस अर्थ में संप्रेषण करता है वो समझ में आए, वरना उसे फिर आगे कैसे भेज सकता है। इसलिए संप्रेषण हमारे लिए बहुत जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त करते हैं। जो पूरा टॉपिक था संप्रेषण, वो सिलेबस में देखिए एक टॉपिक, अगर मैं सही हूँ तो लिंक देने शायद बचा हुआ है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। और आपका जो सिलेबस है इसी हिंदी का, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों को हमने अपने वादा के मुताबिक सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो भी इसी हिंदी का सिलेबस था वो आपको पूरा हो चुका है। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एग्जाम में आप लोग आराम से निश्चिंत रहिए, 45+ मार्क्स आप सभी बच्चों को लाने से कोई नहीं दे सकता। इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।